Good morning, guys. I am Akarshit from Akarshit Art and Craft World. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी और रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ और इस चैप्टर का कंक्लूजन। मतलब आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो शुरू करते हैं एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी के साथ। तो क्या था, जो मोस्ट रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म थी जेकोबिन रजीम की, वो क्या थी, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, फ्रेंच कॉलोनीज़ की। जब हमें पता है कि जब जेकोबिन गवर्नमेंट आई थी तो जो उन्होंने बेस्ट काम किया था वो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी थी। क्योंकि क्या था, जो कॉलोनीज़ होती थी कैरेबियन में, जैसे मार्टिनिको जिसे हम वेस्ट इंडीज़ कहते हैं, ग्वाडेलुपे एंड सैन डोमिनिको, ये जो क्या थे, इम्पोर्टेंट सप्लायर्स थे कम्युनिटीज़ के, जैसे कि टबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी। वो सारा कुछ वहीं उग सकता था, वो यूरोप में नहीं उग सकता था। और उन्हें उगाना था वो यूरोप में, तो उन्हें बहुत मुश्किल कंडीशन में रहना पड़ता। तो क्या था, जो यूरोपियंस थे वो बहुत कम थे कि वो वहाँ पे जाएं और काम करें, जिस वजह से इतने कम लोग होने की वजह से वहाँ पे जाते थे तो एक शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गई थी वहाँ पे। तो इसलिए उन्होंने ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलाया 17वीं सेंचुरी में यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच। इसमें क्या था, जो मर्चेंट्स होते थे फ्रेंच, वो जो पोर्ट्स होती थी बोर्डिनिकस और नैनेटेट्स, उसे अफ्रीकन कोस्ट तक लेके जाते थे, जहाँ से वो लोकल चीफ्टियंस जो होते थे उनसे स्लेव जो थे वो ले लेते थे। अब वो क्या कहते थे, स्लेव्स को टाइटली पैक कर देते थे शिप में, जो चीज़ें होती थी जंजीरें के साथ उन्होंने 3 मंथ के लॉन्ग बेच के लिए भेज देती थी एटलांटिक से कैरेबियन तक, और वहाँ उन्हें प्लांटेशन ओनर्स को दे दिया जाता था। इतनी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन, इतनी ज़्यादा बुरा होने लगा स्लेव के साथ कि अब स्लेव ट्रेड की एक्सप्लॉयटेशंस हुई। इस वजह से यूरोप में अच्छी हुई, यूरोपियन मार्केट में डिमांड बढ़ी शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो की। पोर्ट सिटीज़ जैसी हमने बॉडी क्यूब्स एंड नैनेट्स, उनकी अपनी इकोनॉमिक पर्सनैलिटी आ गई, प्रॉस्पेरिटी आ गई, मतलब हर चीज़ ग्रो हुई। जैसे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेवरी हुई सबको फ़ायदा हुआ, बस जो स्लेवर्स थे उन्हें बहुत परेशानी थी। तो 18th सेंचुरी के जो दौरान था, यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म था फ्रांस के। जो नेशनल असेंबली थी उसने लॉन्ग डिबेट्स की, क्योंकि राइट्स ऑफ मैन मिल चुके थे, तो जो सारे सब्जेक्ट्स जो थे उन्हें मिल रही ये कॉलोनीज़ में, लेकिन ये लोग पास नहीं हो रहे थे, क्योंकि जो बिजनेसमैन थे जो उनका स्लेव ट्रेड करते थे वो बारी बारी बोलते थे। लेकिन जब कन्वेंशन आई 1794, जो इलेक्टेड असेंबली थी, तो क्या किया उन्होंने सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया, और जब 10 साल बाद रीइंट्रोड्यूस कर दी नेपोलियन बोनापार्ट ने स्लेवरी, और जो प्लांटेशन ओनर्स थे, अब क्या था, ये सारी स्लेवरी फिर आ गई, और अंत में ये स्लेवरी एबोलिश हुई फ्रेंच कॉलोनीज में 1848 में। दैट्स ऑल। और नेक्स्ट है पार्ट इसका, द रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ। ये इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें जो रेवोल्यूशन है वो हमारी एवरीडे लाइफ में कैसे काम आता है उसके बारे में है। तो अब क्या था, फॉलोइंग जो ये रेवोल्यूशन हो था फ्रांस का, उसका एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ा। तो 1789 के जो फॉलोइंग ईयर्स थे उसमें फ्रांस ने बहुत सारे चेंजेस देखे थे, मैन, वोमेन और चिल्ड्रन के जीने में उन्हें बहुत सारे राइट्स मिले थे, उनसे बहुत सारे राइट्स छीने गए थे। तो क्या था, एक इम्पोर्टेंट लॉ जो बाद में आया वो था एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, जो स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल हुई थी समर में 1789 के, उसके बाद हुई एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। उसमें क्या होता था, जो सारी ओल्ड रिजीम में कि जो सारा रिटन मटेरियल, कल्चरल एक्टिविटीज़, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, प्लेस, ये पब्लिश और परफॉर्म तब हो सकते थे जब ये सेंसस ऑफ द किंग से जो मंत्री हैं या जो खुद किंग है उनसे अप्रूव होएंगे, तभी आगे जाके होएगा काम। तो अब क्या था, डिक्लेरेशन हो गई थी राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन की, जिसने फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को एक नेचुरल राइट प्रोक्लेम किया।
न्यूज़पेपर्स, फेसबुक, ये सारे फ्लड कर दिया इन्होंने टाउन्स ऑफ फ्रांस में, मतलब बहुत सारे हो गए। और जहाँ से वो कंट्री साइड में रैपिडली मूव करने लगे, इन सब ने वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब की और डिस्कस की, जो चेंजेस और जो इवेंट्स हुए थे फ्रांस में। और अब क्या था, फ्रीडम ऑफ प्रेस आ गई, जिसका मतलब जो अपोजिंग व्यूज़ थे इवेंट के वो भी एक्सप्रेस हो सकते थे। मतलब पहले जो प्रेस थी उन्हें सिर्फ वही छापना पड़ता था जो कहते थे गवर्नमेंट, लेकिन अब वो कुछ भी कर सकते थे, वो कुछ भी छाप सकते थे, चाहे वो अगेंस्ट हो चाहे वो साथ में हो। और इससे हर साइड जो थी वो कन्विंस हो गई थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट, वो बता सके कि उनकी भी क्या पोजीशन है। और नेक्स्ट प्ले सॉन्ग फेस्टिव प्रोसेशन में उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अट्रैक्ट किया। ये एक वन वे था कि ग्रेस पर आइडेंटिफाई कर सकें, मतलब बढ़ा सकें आइडियाज़ लिबर्टी के, जस्टिस के, जो फिलोसफर्स ने लिखे थे। अब यहाँ पे सोचो कि फिलोसफर्स जो थे, वैसे भी यहाँ पे सेंसरशिप है, लेकिन फिलोसफर्स ने अपनी चीज़ें कैसे करनी है प्रूव। फिलोसफर्स वो डरते नहीं थे, क्योंकि जो बाकी सारे लोग थे वो डरते थे किंग से, लेकिन जो फिलोसफर्स आए वो उन्होंने डरा नहीं, उन्होंने कहा जो करना है करो, हम तो बुक्स छापेंगे, और उन्होंने छापी। और नेक्स्ट इस चैप्टर के कंक्लूज़न, और इसके बाद ये चैप्टर हम कंक्लूड करेंगे। तो बस ये है चैप्टर नेपोलियन के बारे में इस चैप्टर में। तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट वो एम्परर बन गया फ्रांस का, उसने खुद को बना दिया। फिर वो बाहर निकल गया नेबर यूरोपियन कंट्रीज़ को कॉन्कर करने, उसने बहुत सारी डायनेस्टीज़ को ख़त्म कर दिया और अपनी किंगडम बनाई, जहाँ पे वो अपनी फैमिली के मेंबर्स को प्लेस कर देता था, उन्हें राजा बना देता था वहाँ का। उसे पहले तो लोग उसे मॉडर्नाइज़र ऑफ यूरोप के लिए देखने लग गए थे, मतलब वो इतना बढ़िया काम तो वो क्यों देखा था उन्हें मॉडर्नाइजर, क्योंकि उसने बहुत सारे सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ रेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। और लोगों को धीरे धीरे लगा कि नेपोलियन एक लिबरेटर है जो लोगों को फ्रीडम मिलाएगा, लेकिन बाद में हमने पढ़ा है कि वो उनकी आर्मी हर जगह को इन्वेड करने लग गई, और वो अंत में वाटरलू की लड़ाई में 1815 में हारा, जहाँ पे उसे ऑस्ट्रिया, पराशा और ब्रिटेन, रशिया उन्होंने हरा दिया। तो इसी के साथ जो फ्रांस था उसका यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट का काम खत्म हो गया। और बाकी जो उसके इम्पोर्टेंट लॉज थे, जैसे रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी और मॉडर्न लॉज, ठीक है, और जो आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स वो इम्पोर्टेंट लेगेसी थे फ्रेंच रेवोल्यूशन की, जो फ्रांस से रेस्ट ऑफ यूरोप में आए 19वीं सेंचुरी के दौरान। फ्यूडल सिस्टम को अबोलिश किया गया हर देश में, कॉलोनाइज पीपल फिर से अपना फ्रीडम उनके पास मिली। और टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय का हमें पता है, वो थे जिन्होंने भारत में इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्प की थी। तो ये चैप्टर यहीं पे कंक्लूड होता है, और ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट था, ये स्टार्टिंग थी इस चैप्टर की। और आई थिंक दैट्स ऑल। वैसे ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसका मैं आपको दे देता हूँ कि जो सबसे पहले था डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस में आप लिख सकते हैं कि कैसे हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। हाँ जी, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की सर्कमस्टांसेस, फर्स्ट आप लिख देना कि जो फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट की जो इनइक्वालिटी थी उसके था, दूसरा जो टैक्सेस इंक्रीज हुए थे उसका था, तीसरा आप लिखना कि स्ट्रगल टू सर्वाइव जो था उसके बारे में, फिर ग्रोइंग मिडिल क्लास के बारे में लिखना, फिर जो फिलोसफर्स आए थे उसके बारे में लिख ले, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है विच ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिट थे रेवोल्यूशन के, और जो थर्ड स्टेट थी वो थे बेनिफिटेड, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट को अपनी पावर देनी पड़ी थी।
और जो डिसअपॉइंटेड थे वो भी फर्स्ट और सेकंड स्टेट ही थे। और लेगेसी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की, वो ये यहाँ पे लास्ट दो ये हमने पढ़ा है पैरा में, ले लास्ट एक पैरा में पढ़ी है। और फिर डेमोक्रेटिक राइट्स की लिस्ट जो इंडिया में है, जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, वो सारा कुछ 6 राइट्स हमने पढ़े हैं पिछली क्लासेस में। और अगला जो है क्वेश्चन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे अगला राइज ऑफ नेपोलियन, आप ये पैरा लिख देना और हो जाएगा। बस ये आपको क्वेश्चंस पॉइंट्स में लिखने हैं। थैंक यू, बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।